हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 शारीरिक डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.1 को पूर्ण रूप से समाप्त करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और बेसिकली जो हम बात करेंगे बच्चों, इस एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम बात करेंगे बच्चों। ठीक है, यानी एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो एक्सरसाइज 4.2 का कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं करेगा। और बच्चों, ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं शारीरिक से वो एक्सरसाइज 4.2 के अंदर से ही बनते हैं। और इस एक्सरसाइज में आप देख भी रहेंगे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, एग्जाम में आने लायक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो बच्चों, वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर कीजिएगा। आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जहाँ से बोर्ड एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाता है बच्चों। ठीक है, तो कुछ गुण बताऊँगा, उन गुणों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 4.2 में शारीरिक के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ गुणधर्म हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको पढ़ते हैं। उन प्रॉपर्टीज़ का यूज कुछ और नहीं है, उन प्रॉपर्टीज से बस फायदा इतना हो जाएगा कि किसी भी शारीरिक का एक्सप्रेशन प्रसार करने में हमें बहुत सुगमता हो जाएगी बच्चों। ऐसा शारीरिक अगर हमारे सामने आ गया जिसका प्रसार करने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाएगी और आंसर आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। तो अगर हम शारीरिक के गुणों का यूज कर लेंगे जो मैं लिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप शारीरिक का प्रसार बहुत आसानी से कर सकते हैं और आपका आंसर भी बहुत आराम से आ जाएगा। ज़्यादातर इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को प्रूफ कराया जाएगा और प्रूफ को हम इन गुणधर्मों की हेल्प से बहुत आसान तरीके से ले आएंगे। विदाउट एनी प्रॉपर्टीज आप उन प्रूफ को लेकर आएंगे तो आपको समस्या नहीं, बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी और शायद आप आंसर ना ला पाएं। लेकिन अगर इन गुणधर्मों को आप अच्छे से समझ लेंगे तो हर प्रश्न का जवाब, हर प्रश्न का प्रूफ आप आराम से एक्सरसाइज 4.2 के अंदर कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं कुछ गुणधर्मों की बात करूँगा शारीरिक के। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात करूँगा मैं, गुण नंबर 1। ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों शारीरिक की। ये प्रॉपर्टी बच्चों ये कहती है यदि किसी शारीरिक की किसी एक रो या किसी एक कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य हो जाता है तो उस शारीरिक का मान डायरेक्ट शून्य हो जाता है, फिर आपको प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और एक बात और, ये जो मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा आज, ये 2x2 के शारीरिक और 3x3 के शारीरिक के लिए ज़्यादा है। ठीक है, और उससे ऊपर के लिए, बट 1x1 के लिए नहीं, वहाँ तो क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। तो 2x2 और 3x3 के लिए ज़्यादातर यूजफुल है बच्चों। ठीक है, तो गुण नंबर 1 क्या कहता है बच्चों शारीरिक का, ये कहता है बच्चों, यदि किसी शारीरिक की कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो जाता है, यानी किसी शारीरिक की कोई एक रो या एक कॉलम, एक पंक्ति या एक स्तंभ का प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक अवयव अगर शून्य हो जाएगा तो उस शारीरिक का मान शून्य होता है। ठीक है, तो उस शारीरिक का मान क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, सपोज हमारे पास बच्चों एक शारीरिक है a बराबर, ठीक है, और यहाँ पर ये लिखा है बच्चों 1 2 3 0 0 0 4 5 6। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इस शारीरिक की जो R2 है, दूसरी पंक्ति है, उसका प्रत्येक अवयव क्या है बच्चों, शून्य है। तो अब आपको इस शारीरिक का प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना प्रसार कहे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इस शारीरिक का मान क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। कैसे होगा देखिए, समझ लीजिए। अगर आप इसके अकॉर्डिंग, देखिए मैंने क्या कहा था, आप जब भी कभी शारीरिक का प्रसार करें तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
फिर मैंने ये भी बताया था कि ज़्यादातर जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आ रहे हों, आप उसके अकॉर्डिंग प्रसार करेंगे तो आपको प्रसार करने में आसानी होगी और जल्दी आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जीरो मुझे R2 में मिल रहे हैं, तो मैं R2 के रेस्पेक्ट में अगर इसका प्रसार करूँगा तो पूरी सारणी का मान जीरो हो जाएगा। अब ये नहीं कि मैं R1 या C1 या C2 या R3 के रेस्पेक्ट में करूँगा तो जीरो नहीं आएगा, जीरो तो तब भी आएगा, बट R2 के रेस्पेक्ट में आप करेंगे तो आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी और आंसर भी आपको जल्दी आ जाएगा। ऑपरेशन लगाने से और कुछ नहीं होता है, सिर्फ कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती है, आंसर लाने में हमें सरलता हो जाती है, और कोई फर्क नहीं पड़ता है सारणिक पर ऑपरेशन लगाने से, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी आपको क्या रखनी है कि यदि किसी रो या किसी कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए तो वो सारणिक का मान क्या होगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं जानता हूँ कि किस में चलते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस की फॉर्म में चलते हैं। तो R2 के रेस्पेक्ट में इसका प्रसार कीजिए बच्चों, तो यहाँ पर आएगा -0, तो इसके अंदर ये गया, और भाई इस एलिमेंट के ऊपर नीचे के और आगे पीछे के सभी एलिमेंट चले जाएंगे, ऊपर नीचे के और आगे पीछे के, तो ये 4 एलिमेंट बचे, 2 का 6 में 12 माइनस 5 का 3 में 15। लेकिन बच्चों के अंदर लिखने का हमारा कोई फायदा हुआ कि सर नहीं, क्यों, क्योंकि देखो बाहर जीरो है, इसका अंदर गुणा होगा तो सब जीरो हो जाने वाले हैं। ऐसे ही है माइनस वो प्लस ये वाला जीरो, तो अंदर जो भी कुछ आएगा सब जीरो हो जाने वाला है। फिर ये -0, तो अंदर जो भी कुछ आएगा सब जीरो हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा। यानी इस सारणिक ए की जो वैल्यू आएगी बच्चों क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, या फिर आप कॉलम पर भी ले सकते हैं, जैसे एक B बराबर आपको कोई सारणिक दे रखा है 4 5 6 0 0, सपोज ये 2/2 का है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, C2 = 0, अतः सारणिक B बराबर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। इसी प्रकार आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि R2 = 0, अतः सारणिक A बराबर 0, यानी सारणिक का मान जो होगा बच्चों वो 0 होगा। ठीक है, तो अगर किसी सारणिक की कोई एक रो या एक कॉलम कोई सी भी हो सकती है वो, और उसका प्रत्येक एलिमेंट 0 आ रहा है, तो सारणिक का मान डायरेक्ट आप जो है 0 लिख सकते हैं, आपको प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था पहला गुण। ठीक है, अब बात करें दूसरे गुण के बारे में, गुण नंबर 2। गुण नंबर 2 क्या होता है, गुण नंबर 2 ये होता है बच्चों, यदि किसी सारणिक की कोई 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हैं, ठीक है, किसी सारणिक की कोई 2 रो या 2 कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट सेम हो जाता है, तो सारणिक का मान डायरेक्ट 0 हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार लिख देता हूं मैं यहां पर, यदि किसी सारणिक की कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ का प्रत्येक अवयव समान हो, तो उस सारणिक का मान 0 होता है। ठीक है बच्चों, यानी अगर कोई हमारे पास सारणिक है, उसकी 2 रो ले लो या कोई 2 कॉलम ले लो, और उनके संगत एलिमेंट प्रत्येक अवयव समान है, तो आप डायरेक्ट कह देंगे कि उस सारणिक का मान 0 होगा, आपको उसका प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर आपको A बराबर एक सारणिक दे रखा है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर आपका लिखा है 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 1 2 3, तो यहाँ पर आपने क्या देखा बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे तो R1 और R3, इसका प्रत्येक अवयव देखिए बच्चों सेम है, 1 1 2 2 3 3, यानी हम ये कह सकते हैं कि R1 बराबर R3, अतः सारणिक A बराबर क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ओके, आप इस एग्जाम्पल को कॉलम में भी दे सकते हैं, सपोज B बराबर आपको सारणिक दे रखा है, ठीक है बच्चों, 5 0 6 3 1 3 3 1 3, तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये C2 और ये C3,
तो C1 बराबर C3। C1 और C3 दोनों आपस में कैसे हैं बच्चों, समान है, यानी इनके संगत अवयव बराबर है, तो C1 बराबर C3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः सारणिक B की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आएगी, 0 आएगी। समझ में आ गया। ऐसे ही 2/2 के लिए भी एप्लीकेबल है, आप 2/2 के लिए भी ये रूल अप्लाई कर सकते हैं अगर 2/2 का सारणिक है तो बच्चों, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करेंगे बच्चों गुण नंबर 3 के बारे में। गुण नंबर 3, तीसरा गुण क्या कहता है बच्चों, तीसरा गुण ये कहता है यदि किसी सारणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभों में और सभी स्तंभों को पंक्तियों में इंटरचेंज कर दें, ठीक है। किसी सारणिक की जितनी भी पंक्तियां हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दो और जितनी भी कॉलम है उनको पंक्तियों में कन्वर्ट कर दो, तो इस प्रकार जो आव्यूह प्राप्त होगा उसका मान क्या होगा बच्चों, सेम होगा। यानी कुल मिला के अगर किसी सारणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर देंगे तो जो सारणिक प्राप्त होगा वो और जो पहले सारणिक था वो, उन दोनों के मान पर कोई भी प्रभाव, उन दोनों के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। जैसा पंक्तियों को स्तंभों से पंक्तियों में चेंज करने से पहले जो सारणिक था जैसा मान उसका आ रहा था वैसे ही आपका चेंज करने के बाद आएगा। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स वी कैन से अगर किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दें तो उन दोनों सारणिकों के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो मान पहले आने वाला था उस सारणिक का वही मान बाद वाले सारणिक का करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। यानी कि लिख देता हूं यहां पर, यदि किसी सारणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभों में तथा सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी किसी सारणिक की सभी पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्तियों में, इट मीन्स दैट कि उसका हम परिवर्तन निकाल दें। जैसे हम आव्यूह में परिवर्तन निकाल देते हैं ना, सभी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करते परिवर्तन निकल के आता, तो इनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे बच्चों एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यहाँ पर ए बराबर आपको कोई सारणिक दे रखा है 4 5 6 7 8 9 1 2 3, एक सारणिक है बच्चों, ठीक है। अगर मैं इस सारणिक का परिवर्तन निकाल दूं यानी ए डैश निकाल दूं, यानी सभी रो को कॉलम में, डैश कैसे निकालते हैं, सभी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो कैसे निकालेंगे, देखिए जितनी भी इसकी पंक्तियां हैं ये R1 R2 R3 C1 C2 C3 बन जाएंगी। यानी इस रो को इस कॉलम में चेंज करो, 4 5 6 इसको कॉलम में, 7 8 9 सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दो, 1 2 3 बच्चों। तो एक सारणिक तो ये था हमारे पास, एक सारणिक ये था, तो इसकी अगर हम सारणिक वैल्यू निकालें और इस ए डैश की अगर हम सारणिक वैल्यू निकालें तो दोनों आपस में कैसे आएंगे बच्चों, बराबर आएंगे, इनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आया। यानी किसी सारणिक का अगर हम सारणिक मान निकालें और उसकी पंक्तियों को रो में चेंज करने के बाद जो नया सारणिक मिलेगा उसका सारणिक मान निकालें और दोनों की सारणिक मान पर बच्चों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों समान आएंगे। समझ में आया, ठीक है। चलिए, तो ये था बच्चों इसका तीसरा गुण। अब नेक्स्ट बच्चों चौथा गुण क्या होता है बच्चों इसका, गुण नंबर 4। इसमें क्या होता है बच्चों, ये कहता है बच्चों यदि किसी सारणिक की
किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों को आपस में परस्पर विनिमय यानी इंटरचेंज, विनिमय एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अदला बदली, ठीक है, अदला बदली विनिमय कर दें तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। यानी चिन्ह मीन्स साइन। अगर कोई सारणिक पॉजिटिव है, ठीक है, और उसकी किन्हीं दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लें, यानी सपोज कि कोई सारणिक है हमारे पास, कोई भी ले लीजिए, 2x2 का हो सकता है, 3x3 का। उदाहरण a बराबर 2 4 5 6, ये एक सारणिक है बच्चों, 2x2 का है। अगर बच्चों में इसमें R1 है और ये R2, तो R1 को इंटरचेंज कर दूं मैं R2 में। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि R1 की जगह R2 लिख दूं और R2 को R1 की जगह लिख दूं, तो फिर इस सारणिक का सिंबल चेंज हो जाएगा। यानी ये समय यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, और मैं इसमें ये ऑपरेशन लगा दूंगा, तो जो नया सारणिक आएगा मेरे पास, ठीक है, जो नया सारणिक आएगा वो B आएगा। जैसे मान लीजिए इसको मैंने चेंज लिख दिया यहाँ पर, यानी 5 6, और इसको लिख दिया नीचे, यानी स्टूडेंट्स 2 4, तो ये नया सारणिक मिला। तो बच्चों इस सारणिक की मैंने सेकंड रो को फर्स्ट रो की जगह, फर्स्ट रो को सेकंड रो की जगह लिख दिया, ठीक है। तो सारणिक का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये यहाँ प्लस था तो ये बच्चों हो जाएगा माइनस, या अगर ये माइनस होता तो ये हो जाता प्लस, ठीक है। प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। आप कॉलम में भी कर सकते हैं इसको। जैसे B बराबर आपको कोई सारणिक दे रखा है 4 6 1 3 5 9 1 0 6 सपोज, तो आप बच्चों यहाँ से एक नया सारणिक बनाएंगे C। क्या करेंगे आप यहाँ पे, ऐसा करिए आप R में तो आपने दिखा दिया करके, आप C में दिखा दीजिए। C1 को इंटरचेंज कर दो C2 के साथ या C3 के साथ, तो क्या होगा बच्चों, यानी C1 की जगह लिख दो C3 को, यानी 1 9 6 ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये एज इट इज रहने वाला है आपका C2, और C1 चला जाएगा C3 की जगह, यानी 4 3 1। तो बच्चों इस सारणिक का मान बदल जाएगा, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों, या ये नेगेटिव हुआ था वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो किन्हीं दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, किन्हीं दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो सारणिक के मान पे प्रभाव पड़ेगा, यानी उसका साइन सिंबल चेंज हो जाएगा। और टोटल रो या टोटल कॉलम को चेंज करें तो नहीं चेंज होगा, ये ध्यान रखिएगा, दोनों कंफ्यूजन पॉइंट है बहुत ज़्यादा है। आप सोचेंगे यार सभी रो या सभी कॉलम को चेंज कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, दो को क्या होगा, नहीं, लेकिन उल्टा है बच्चों। किन्हीं दो रो या दो कॉलम को चेंज करेंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे तो फिर साइन चेंज होगा। टोटल रो या टोटल कॉलम चेंज करने पे साइन चेंज नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक। तो ये बच्चों गुण था आपका गुण नंबर 4, आप समझ गए होंगे। अब बच्चों गुण नंबर 5 क्या है, देखिए गुण नंबर 5 ये कहता है बच्चों, यदि किसी सारणिक की कोई पंक्ति या स्तंभ, यदि किसी सारणिक की कोई पंक्ति या स्तंभ किन्हीं दो राशियों का योग हो तो उस सारणिक को तोड़कर
उसी क्रम में लिख दिया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कोई हमारे पास सारणी है, उसकी एक रो या एक कॉलम में कुछ जो है आपकी राशियां ऐड हो रही हैं, तो उस सारणी को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। और ब्रेक करके जो लिखेंगे, जो नया सारणी बनेंगे वो उसी ऑर्डर के होंगे, मतलब तोड़ने के बाद जो नए सारणी बनेंगे वो उसी ऑर्डर के होंगे जिस ऑर्डर के वो तोड़ने से बच्चों पहले थे। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, ए बराबर आपको एक सारणी दे रखा है बच्चों, P प्लस क्यू, ए प्लस बी, सी प्लस डी, एम एन ओ पी क्यू आर, ये एक सारणी है बच्चों। ठीक है, ये 3x3 का एक सारणी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके पहले कॉलम में कुछ राशियां जुड़ी हुई हैं, तो इसको हम इसी फॉर्म में, और ये 3x3 का है, इसी क्रम में ब्रेक करके लिख सकते हैं। वो कैसे, देखिए इस तरीके से। पहले क्या करेंगे, पहले ये वाले एलिमेंट PAC, PAC, MOQ, MOQ, NPR, NPR। ठीक है बच्चों, यानी पहले ये पहले एलिमेंट ले लिए, फिर दूसरी कॉलम, तीसरा कॉलम, अब प्लस। अगर बीच में बच्चों प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर बीच में माइनस होता तो माइनस आता। फिर दूसरे लिखो QBD, QBD, MOQ, MOQ एंड NPR, NPR। ये इस तरीके से बच्चों, यानी इस तरीके के सारणी को हम, अगर उसके कोई एक कॉलम में कुछ संगत राशियां जुड़ रही हैं, कुछ राशियां जुड़ रही हैं, तो उनको हम इस तरीके से ब्रेक करके ले सकते हैं। और अगर इस तरीके से वो जोड़ के लिखी हुई हैं, पहले से इस तरीके से हैं, तो उनको वापस हम इसी क्रम में ले सकते हैं। भाई ये वाला देखिए, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, या फिर सॉरी सेम तो नहीं है। अगर हम इनको आपस में ऐड करना चाहते हैं तो इनको वापस हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसी फॉर्म में। ओके, तो ऐड भी कर सकते हैं और ब्रेक भी कर सकते हैं। यही काम बच्चों रो के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, यही वर्क रो के लिए भी बच्चों एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपका गुण कौन सा है बच्चों, गुण नंबर 6। गुण नंबर 6 क्या है बच्चों, तो गुण नंबर 6 ये है बच्चों कि यदि किसी सारणी की किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हम किसी अदिश संख्या से, यानी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो उस नंबर का गुणा यदि उस सारणी के मान में कर दें तो दोनों चीजें बराबर होती हैं। जैसे लिख देता हूं मैं, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अदिश संख्या, यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू से गुणा कर दें तो और उसी संख्या का गुणा उस सारणी के मान में कर दें, उस सारणी के मान में कर दें तो दोनों स्थितियां समान होती हैं, समान होती हैं। ठीक है बच्चों, ये कैसी स्थिति है भैया कि दोनों स्थितियां समान होंगी, चाहे उस सारणी के मान में उस संख्या से गुणा करो या पहले किसी एक और ऐसी कॉलम में गुणा करके फिर मान निकालो, दोनों चीजें बराबर आएंगी। ये कैसे बच्चों, देखिए समझते हैं।
मुझे चीज़ हटानी पड़ेगी थोड़ा सा बच्चों। देखिए बच्चों, मैं इसके एग्जाम्पल को यहाँ समझाने जा रहा हूँ। जैसे बच्चों उदाहरण, मेरे पास एक सारणी है बच्चों 2 4 5 6 1 3 5 1 2, ठीक है बच्चों। तो इस सारणी का मैंने क्या किया बच्चों, इसके R1 में मैंने बच्चों 5 से गुणा किया, R1 में मैंने 5 से गुणा किया। तो R1 में जब मैं 5 से गुणा करूंगा तो इस नया सारणी आएगा कुछ, ठीक है बच्चों। तो R1 में 5 से गुणा करा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 25 हो जाने वाला, और ये बाकी नो चेंज, ठीक है। तो अब मैं बच्चों यदि इसका मान निकालूं, यानी इसकी वैल्यू निकालूं, सारणी बी निकालूं, ठीक है, और इसका मान निकालूं, सारणी ए निकालूं, और इसमें 5 से गुणा कर दूं, तो इन दोनों के जो मान आएंगे बच्चों वो बराबर आएंगे। इट मीन्स दैट, मेरा कहना ये है बच्चों, मेरा कहना ये है कि मैंने इस सारणी का मान निकाला पहले सीधे सीधे, और फिर इस सारणी के मान में मैंने 5 से गुणा किया, और मैंने क्या किया, इस सारणी के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में उस संख्या से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका मान निकाला। तो दोनों स्थितियों में बच्चों ये आंसर क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई सारणी है ए, उसका आपने सारणी का मान निकाला और उसमें के से गुणा कर दिया, या फिर आपने उस सारणी के मान में उस सारणी में के से गुणा करके फिर उसका सारणी का मान निकाला, तो दोनों स्थितियों में उनके मान क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका गुण नंबर 6 कंप्लीट हुआ बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट गुण क्या है बच्चों, गुण नंबर 7 बच्चों। तो गुण नंबर 7 क्या है बच्चों, यानी गुण नंबर 7 ये कहता है कि हम किसी सारणी की किन्हीं भी रो या किन्हीं भी कॉलम्स में किन्हीं संख्या को गुणा करें, तो फिर उसी तरीके से हम उनको वापस कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे लिख देता हूं मैं, यदि किसी सारणी की पंक्तियों या स्तंभों में अलग अलग संख्याओं से गुणा कर सकते हैं तथा उनको उसी क्रम में कॉमन यानी उभयनिष्ठ भी ले सकते हैं। जैसे बच्चों इसको समझिएगा ध्यान से, सपोज मेरे पास एक सारणी है, ठीक है बच्चों, ये है बच्चों मेरे पास A B C D E F G H I, ठीक है बच्चों, और मैंने बच्चों इसमें गुणा किया 2 3 4 से। 2 3 4 मीन्स बच्चों कि इसका 2 का गुणा करूंगा मैं R1 में, 3 का गुणा करूंगा मैं R2 में, और 4 का गुणा करूंगा मैं R3 में, ठीक है बच्चों। यहाँ मैं ये भी लिख सकता हूँ बच्चों कि R1 में 2 से, R2 में 3 से, R3 में 4 से गुणा करने पर, और जो चीज़ मैं R के साथ बता रहा हूँ यानी पंक्ति के साथ बता रहा हूँ वो कॉलम के साथ भी उसी तरीके से फॉलो होगी, ठीक है। कॉलम में भी यही सब कुछ कर सकते हैं। तो गुणा करेंगे तो बच्चों एक क्या होगा, गुणा करेंगे तो एक सारणी का आएगा, मान लीजिए B आ गया, तो क्या आएगा बच्चों, 2 का गुणा करिए तो 2A 2B 2C,
R2 में 3 से करिए, 3D, 3E, 3F, इसमें 4 से करिए, 4G, 4H एंड 4I। ठीक है, तो अगर हम किसी पंक्ति को नहीं पंक्तियों में या कॉलमों में संख्याओं से गुणा करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। अगर इस तरीके से ऑर्डर में लिखी है तो आप इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले नंबर का पहली रो में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में। ऐसे ही कॉलम में चाहे तो कॉलम में कर सकते हैं, पहले नंबर का पहले कॉलम में, दूसरे नंबर का दूसरे कॉलम में, तीसरे नंबर का तीसरे कॉलम में। और फिर इसी ऑर्डर में आप वापस कॉमन भी ले सकते हैं, यानी यहाँ पर आप फिर ये भी लिख सकते हैं R1 से 2, R2 से 3, R4 से, R3 से 4 कॉमन लेने पर। तो कॉमन भी आप ले सकते हैं और वापस पहले वाली स्थिति में इससे पहुंच जाएंगे, यानी यहाँ से आप लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों वापस 2, 3, 4 और ये नंबर एज इट इज ABCDEF HI DEF GHI GHI इस तरीके से। तो आप चाहें तो इस ऑर्डर से गुणा भी कर सकते हैं और इस ऑर्डर से वापस कॉमन भी ले सकते हैं। और यही रूल बच्चों जो है कॉलम के लिए भी फॉलो हो सकता है, यानी कॉलम पर भी हम यही रूल सेम टू सेम अप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद बच्चों आपका गुण नंबर आता है बच्चों 8। गुण नंबर 8 क्या है बच्चों, उसको समझते हैं। देखिए गुण नंबर बच्चों 8, गुण नंबर 8 क्या है बच्चों, गुण नंबर 8 ये है बच्चों कि कोई सारणिक है हमारे पास, हमने उस पर कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया। ठीक है, कोई भी हमने उस पर ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया और उसका हमने मान निकाल लिया और फिर उसी सारणिक पर हमने कुछ ऑपरेशन अप्लाई कर दिए, फिर उसका मान निकाला। तो दोनों स्थितियों में बच्चों उसका मान समान होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी यदि किसी सारणिक पर बिना ऑपरेशन, यानी कह सकते हैं संक्रिया, बिना ऑपरेशन लगाए उसका मान निकालें तथा फिर उस सारणिक पर संक्रिया लगाकर, संक्रिया मतलब बोले तो बच्चों ऑपरेशन, लगाकर उसका मान निकालें तो दोनों स्थितियों में सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यानी कोई सारणिक है तो हमने उस पर कोई ऑपरेशन लगाया नहीं, जैसे सीधे सीधे हमें सारणिक दे रखा है, हमने उसका मान निकाल दिया। जैसे A बराबर 2 3 4 5 6 7 8 1 3 ये है, मैंने इसका सारणिक मान निकाला। ठीक है, इसका मैंने सारणिक मान निकाला ये, और कुछ भी आएगा सपोज। ठीक है, फिर मैंने इस पर कुछ ऑपरेशन अप्लाई कर दिए बच्चों, जैसे सपोज मैंने ऑपरेशन लगा दिए कि R1 चेंज R1 माइनस R2 या C1 चेंज C3 प्लस C1, कुछ भी ऑपरेशन लगाए और ऑपरेशन लगा के मुझे एक नया सारणिक मिलेगा। ठीक है, कुछ भी आएगा, मान लो यहाँ पर जो भी एलिमेंट आ रहे होंगे, और मैंने फिर इसका मान निकाला, सारणिक मान निकाला। तो ये सारणिक मान बच्चों दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यानी इससे ये प्रूफ होता है
कि सारडिक पर अगर हम कोई ऑपरेशन अप्लाई कर दें, कुछ संक्रियां लगा दें, तो सारडिक के मान पर प्रभाव नहीं पड़ता। सिर्फ सारडिक पर ऑपरेशन लगाने से ये होता है कि जो भी मान उसका पहले आना था आएगा तो बाद में भी वही, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन शॉर्ट हो सकती है या उसको मान को लाने में आसानी हो सकती है, सिर्फ आना मान वही है। मतलब कुल मिला के किसी सारडिक पर ऑपरेशन लगाने से उसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये थी कुछ प्रॉपर्टियां इस सारडिक की, जिनको कि आप भली बात समझ गए होंगे बच्चों, ठीक है। तो सभी प्रॉपर्टियों को पहले अच्छे से कंटेस्ट कर लेना, फिर हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कराएंगे। और बच्चों मैं फिर बता दूं आपको, ये एक्सरसाइज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आप खुद देखेंगे एक्सरसाइज में निकाल के, तो एक तरीके से कह सकते हैं इस चैप्टर का निचोड़ इसी एक्सरसाइज में दे रखा है। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से 95% बोर्ड एग्जाम में बनता है और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को इसको पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, ठीक है, जिससे सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। और आने वाली एक्सरसाइज के भी सभी क्वेश्चंस को पूरा देखिएगा और वीडियो को बच्चों रेगुलर देखिएगा। तो प्लीज़ बच्चों हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप हमें सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ठीक है बच्चों। देखिए वॉचिंग टाइम बहुत कम आ रहा है बच्चों, बहुत मायूसी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि आप भी जानते हैं बच्चों अब सर्दियों का हल्का हल्का टाइम है, गर्मी की संभावना नहीं है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते फिर भी पसीना है। बस यही मेहनत आपके लिए हम करना चाहते हैं और करते रहना चाहते हैं। तो प्लीज़ बच्चों आप भी हमें अपना सपोर्ट दीजिए, बस कुछ आपको ज़्यादा नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करना है। तो मेरी सभी बच्चों से प्लीज़ बच्चों अपील है कि जब भी आप मेरी वीडियो को ओपन करें तो पहले शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है बच्चों। शेयर करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यार, हम आपके लिए घंटों की वीडियो बना सकते हैं, पढ़ा सकते हैं डेली। तो क्या आप बस 10 सेकंड निकाल के क्या वीडियो को शेयर नहीं कर सकते बच्चों? क्या बच्चों वीडियो को पूरा नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं ना बच्चों। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं फिर बता रहा हूँ, आप अदर यूट्यूब चैनल पे इतने टाइम की वीडियो देखो और मेरे यहाँ देखिए, आपका डाटा 50% कम में काम हो जाएगा। तो बच्चों मैं डाटा को भी प्रॉब्लम आपके लिए समझ रहा हूँ, इसलिए बच्चों मैं वीडियो को इस टाइप से प्रोवाइड करता हूँ कि आपका डाटा कम से कम खर्च हो। तो प्लीज़ बच्चों क्या आप हमारी वीडियो को शेयर नहीं कर सकते हैं? क्या बच्चों पूरा नहीं देख सकते हैं? हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों, तो प्लीज़ बच्चों ऐसा मत कीजिए यार, वीडियो को पूरा देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत। Peace.